नेपाल का माहौल बदल रहा है। एक बार फिर दुनिया का इकलौता हिंदू देश हुआ करता था, दोबारा उसको डेमोक्रेटिक कंट्री से वही हिंदू देश बनाने की कोशिश है। देखिए, नेपाल भारत के संबंध की आप बात करेंगे तो थोड़ा काफी पीछे जाना पड़ेगा। आजादी के बाद से कम नेहरू के समय, नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं था हिंदू राष्ट्र नेपाल। नेपाल में जो भी इसलिए मतलब यहां तो पसंद था ही नहीं, वहां भी पसंद नहीं था। बिल्कुल पसंद नहीं था। वहां जो डिप्लोमेट थे वो कृष्ण मेनन के बनाए हुए लोग थे जो लेफ्टिस्ट थे। माइंडसेट ही जो है वो आप कह सकते हैं प्रो डेमोक्रेसी था, एंटी मोनार्की था। दूसरी बात, ये माओवादी आंदोलन चला, इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने इस आंदोलन को चलवाया और सारे माओवादी यहीं दिल्ली में और भारत में रहते थे। माओवादी आंदोलन चलवाया, बिल्कुल चलवाया, नेपाल में चलवाया। सीताराम येचुरी सबसे बड़े सलाहकार थे। तो ये अब डेमोक्रेसी से नेपाल को क्या मिला, सवाल इसका है। भारत नेपाल संबंध की बात तो एक अलग है। 17 साल से डेमोक्रेसी है, 13 सरकारें बन चुकी हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहां है? आज की तारीख में नेपाल फिर से जो है वो ज्यादा करीब है चीन के। और दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी 1987 में सार्क सम्मेलन में नेपाल गए, फिर 88 में जो है दोबारा गए। सोनिया गांधी उनके साथ गई थी। वो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते थे सोनिया गांधी भी साथ जाएं। मंदिर के पुजारियों ने मना कर दिया कि किसी गैर हिंदू का प्रवेश मंदिर में नहीं हो सकता। अच्छा। तो उन्होंने राजा से संपर्क किया। राजा ने कहा कि हम इस परंपरा में दखल नहीं दे सकते। ये बात राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को बहुत अपमानजनक लगी। उसके बाद नेपाल का ब्लॉकेड हुआ। उसने नेपाल की इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पूरा वहां का जनजीवन जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो आम नेपाली के मन में हुआ कि भारत हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल देता है। दूसरी घटना हुई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में फिर ब्लॉकेड हुआ। भारत का रोल माना जाता है वहां पर माओवादी जो अपराइजिंग हुई उसमें। तो ये मुझे थोड़ी सी विरोधाभासी बात लग रही है सर। माओवादी वहां मजबूत होंगे तो वो तो चीन के पाले में ही जाएंगे, वो तो उन्हीं की तरफ देखेंगे। वही तो हमारा क्या इंटरेस्ट? भारत को लग रहा था कि ये हमारे यहां हमारे साथ रहेंगे, और जो होना था, जो आप बात कह रहे हैं, हुआ यही कि वो चले गए चीन के पाले में। एक ही हिंदू देश था, दोबारा आ जाएगा अगर राजा वापस आ जाए तो राजा किसी तरीके से वापस सत्ता में आ जाए। वो सर बता रहे हैं कि राजा हमारे हक में कभी रहा ही नहीं है, हमारे फेवर में कभी रहा ही नहीं है। लेकिन भारत, मैं उसी सेक्शन के लिए पूछा, लगता है कि भाई एक हिंदू किंगडम दोबारा बन जाए नेपाल। नहीं, देखिए, ये तो नेपाल के लोगों पर निर्भर करेगा। भारत के चाहने से तो होगा नहीं। इच्छा भले ही हो, लेकिन वो होगा तभी जब नेपाल के लोग चाहेंगे। और उस रास्ते से नेपाल दूसरे रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए उसकी वापसी होगी, इसकी संभावना बड़ी कम लगती है। लेकिन जो व्यवस्था अभी चल रही है वो चलती रहेगी, मुझे उसकी भी संभावना कम लगती है। क्योंकि इसने सबसे बड़ी चीज जो की है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कोई भी देश इतना पॉलिटिकली अनस्टेबल होकर विकास नहीं कर सकता। वो हर समय दबाव में रहेगा कि आज इसके साथ जाऊं तो फायदा है। और इसमें जो है रॉ की भूमिका आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आखिर भारत की खुफिया एजेंसी किसी देश का जो राजतंत्र है, जो भी शासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ क्यों लगा था? किंग ज्ञानेंद्र की एक बात संडे की याद रखिए। उन्होंने कहा अब ये नेपाल को बचाने का समय आ गया है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा बेचैनी है कि क्या करना चाहते हैं, किसने भेजा है, किसका खेल खेल रहे हैं। ये सारे सवाल जो है फिर से